Hello friends. So as we all know, M. Lakshmikant book is very important from both prelims and mains perspective in UPSC, right? But the problem lies in the fact that Lakshmikant book is so bulky, it's very hard, it's very tough to revise that book multiple times. So I have prepared my own short notes, and I think these short notes will be very helpful for you to revise that book multiple times. And almost all the important point has been covered in those short notes, and they are very short, and it will be very helpful for revise. So without wasting any time, and one more important thing, I have already discussed first chapter of Lakshmi, that is historical background, okay, and this is the second chapter, that is making of the constitution, okay. So without any wasting time, let's discuss this chapter. So chapter name is making of the constitution, right? So क्या है कि जो फर्स्ट डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन की वो किसने रखी थी? एम एन रॉय ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे, उन्होंने फर्स्ट डिमांड 1934 में रखी थी, ओके। सो फर्स्ट याद रखना आपको, एम एन रॉय थे, उन्होंने 1934 में फर्स्ट डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, सिंपल एज दैट। सेकेंड है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बन गई, उसका तो कंपोजिशन क्या फर्स्ट, तो ठीक है, कंपोजिशन क्या और कब बनी? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टेब्लिश कब हुई थी? नवंबर 1946 में स्टेब्लिश हुई, ओके, तो याद रखना है। और उसका कंपोजिशन क्या था? तो देखो सिंपल है, उसकी स्ट्रेंथ ये थी, मतलब कुछ उसमें टोटल सीट्स थी 389 थी, आउट ऑफ विच की 296 सीट्स थी ब्रिटिश प्रोविंस से और 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट से, तो ठीक है। 296 सीट्स कहां से थी? ब्रिटिश प्रोविंस से। आप रिकॉल करिए, जल्दी से याद करिए इसको बार बार। 296 सीट्स थी ब्रिटिश प्रोविंस से, 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट से, तो टोटल सीट्स कितनी होंगी? 389, ओके, ये सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। और सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे था कि सीट पर पॉपुलेशन कितनी थी? 1 सीट अराउंड 1 मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 10 लाख लोगों के ऊपर अराउंड एक सीट थी, ठीक है, सिंपल एज दैट। और आपको एक बात यहाँ पे याद रखना है, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो सीट्स कैसे डिसाइड की गई थी, वो थी उसका इलेक्शन हुआ था, उसका कैसे हुआ था? वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि राज्यसभा में आजकल होता है। लोकसभा में हमारा क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, और जबकि राज्यसभा इवन प्रेसिडेंट इवन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ओके। तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, उनका इलेक्शन कौन सी मेथड से हुआ था? वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये मीनिंग, ये क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसे क्यों बोलते हैं, ठीक है। और तो राज्यसभा काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं स्टेट में, उनमें भी ये होता है, प्लस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये मेथड यूज होता है, ठीक है। फर्दर जो प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स कैंडिडेट्स जो इलेक्ट हुए थे, जो सेलेक्ट हुए थे, बेसिकली नॉट इलेक्ट, सिलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, वो नॉमिनेट किए गए बाय द हेड ऑफ द दैट प्रिंसली स्टेट, ओके। सो जो क्राउन वगैरह जो होते हैं, जो रूलर ने उसको नॉमिनेट किया। सो यूपीएससी में प्रीलिम्स में पीआईक्यू है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन सी बॉडी थी, मतलब कंप्लीटली इलेक्टेड, पार्शियली इलेक्टेड, ठीक है, या प्योरली नॉमिनेटेड, तो वो बॉडी थी। ये आपको याद रखना है कि पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। रीजन क्या था? क्योंकि ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो कैंडिडेट 296 कैंडिडेट्स जो इलेक्ट हुए थे, वो इलेक्शन के थ्रू आए थे, वाइल 93 कैंडिडेट्स which who came from right from previous states who were nominated by the ruler of that state concerned, right? So this body was party elected and partially nominated. So ये आपको याद रखना है, it's PYQ, okay? Keep this thing in mind, okay? So it's PYQ, okay? Further आपको क्या याद रखना है? हाँ, एक चीज आपको याद रखना है, मैंने ऊपर यहाँ पे नोटिस किया एक्चुअली में, जब मुस्लिम लीग ने इसका बॉयकॉट किया, ठीक है, ये उस टाइम तो इलेक्शन सबके साथ में होता, ठीक है, बट जब इन्होंने मुस्लिम लीग ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद जिना, राइट, तो उन्होंने किया बॉयकॉट, तो मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने उसको ज्वाइन नहीं किया, तो पीछे टोटल मेंबर्स थे 389, उसमें से मुस्लिम लीग के मेंबर्स को बाहर निकाल दिया जाए तो कितने बचेंगे पीछे? तो अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी थी उसमें 299 मेंबर्स थे, ठीक है, आफ्टर सब्सिडरी आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम लीग मेंबर्स, ओके। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिसंबर 9 1946 को हुई थी। उसको इट वाज अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स, ओके। एक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं पीवाईक्यू में, तो आप याद रखिएगा फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिसंबर 9 1946 को, इट वाज अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स, ओके। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, याद रखना आपको, हु वाज द ओल्डेस्ट मेंबर वर अपॉइंटेड एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट, और ये पीवाईक्यू 2024 का में आ रखा है इस बार, ठीक है, प्रीलिम्स में पूछा था, ठीक है। और फिर क्या हुआ? ये तो एक्चुअली डॉक्टर बिकॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर एब्सेंट, ओके, ड्यू टू सम रीजन, सो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, was appointed as temporary president by following the French practice because he was the oldest member among all the members present in the Constituent Assembly, right? And how many members were there? 211, and first meeting कब हुई? दिसंबर 9 1946 को, ठीक है, याद रखिए बात। फिर जब प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए, तो उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट कर लिया गया, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा,
ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे, एक थे एच सी मुखर्जी, याद रखिएगा नाम, पीवाई प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है बट पूछा जा सकता है। वो सेकंड थे वीटी कृष्णमाचारी। तो एस सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, और परमानेंट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये भूलना नहीं आपको। ठीक है, एस सी मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी। ओके, फिर है फर्दर, हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की भाई हम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये बने उसका रीजन क्या है, उसको क्यों हम बनाए, क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए की थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, तो इसका एक फ्रेमवर्क जवाहरलाल नेहरू उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने ही किया था, उसको यू नो इंट्रोड्यूस किया। कब किया था? दिसंबर 13, 1946 को। ठीक है, तो ये आप डेट भी याद रख सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। और किसने पास किया, याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और आज के जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो उसके सिमिलर है। ठीक है, जो भी आपके राइट्स, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, जो भी हमारी इक्वालिटी, लिबर्टी, जो जो है ना, सारे उसमें दे रखे हैं। ठीक है, जस्टिस वगैरह सब कुछ। अब इसी टाइम पे इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि 1946 में इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने जून 3 1946 को ये प्लान लेके आए थे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि अगस्त 15 1947 को इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियन बन जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या चेंजेस आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसकी बात करते हैं। तो उससे क्या हुआ, फर्स्ट चेंज आया, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या बनी, फुली सोवरेन बॉडी बन गई। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी वो। ठीक है, वो फुली सोवरेन बन गई, कोई किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है अपनी विल के, अपनी विश के अनुसार। ठीक है, सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दो बॉडीज में कन्वर्ट हो गई एक तरह से। कैसे, एक तो वो लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई, ठीक है, दूसरा क्या बनी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसमें आप याद ये रखना, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप याद रखो तो भी ठीक, नहीं रखो इंपॉर्टेंट ये है, लेजिस्लेटिव बॉडी बनी। और जब वो लेजिस्लेटिव बनी थी तो क्या हुआ, मतलब बॉडी तो की थी एक्चुअली में। ठीक, अलग अलग इसका सीटिंग होती थी। कभी सपोज लेजिस्लेटिव कोई लॉ बनाना है तो लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में बैठ गई वहां पे, और जब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फॉर्म में उसकी जो मीटिंग हुई। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है, लेजिस्लेटिव जो बॉडी थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे, वो उसके थे जब वो मीटिंग होती थी लेजिस्लेटिव बॉडी की, तो जीवी मावलंकर वो प्रेसिडेंट थे। जबकि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फॉर्म में इसकी मीटिंग होती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट थे। तो आप ये बात आपको याद रखना है, दोनों बहुत डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मायने डिफरेंस है। लेजिस्लेटिव बॉडी के फॉर्म में जब इसकी सीटिंग होती थी तो जीवी मावलंकर इसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। वाइल जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सीटिंग होती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर द प्रेसिडेंट। ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड, डोंट फॉरगेट इट। फर्दर आपको याद रखना हो तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा, तो 2 years 11 months 18 days। आपको याद रखना है कितना टाइम लगा, 2 years 11 months 18 days। ओके, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके, ये लगा था टाइम इसको प्रिपेयर करने में। जबकि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको कितने महीने में प्रिपेयर किया गया था, उसको 4 महीने प्रिपेयर किया था। सो वी हैव कंज्यूम सो मच टाइम। और इन द क्रिटिसिज्म हम विल सी कि क्या क्रिटिसिज्म हुआ इसका, इस वजह से कि वेरी टाइम कंज्यूमिंग बॉडी थी। ओके, अराउंड 3 years लग रहे हैं ना, राइट, ओनली like how many days, only 12 days are left not to complete 3 years, right? So it's took a lot of time, right? और इसको बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन, अदर कॉन्स्टिट्यूशन को जो उन्होंने की, तो उसका टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, खर्चा टोटल हुआ था 64 लाख एट दैट टाइम। सो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच, आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा ऑब्वियसली इतने लगते हैं, बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा थे 64 लाख, राइट, 64 लाख रुपीज, राइट। और आप ये कर सकते हो कि अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन काम से कौन काम क्या क्या काम किए थे वो याद रखें आप थोड़ा, कि उन्होंने जुलाई 22 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन आ चुका है नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम वगैरह को, तो आपको याद रखना है इसका ऑर्डर में कि पहले किसे अडॉप्ट किया गया था। तो आप ऐसे याद रखिएगा, डेट एग्जैक्टली आपको याद नहीं रह पाएगी ऑब्वियस है, बट कीप दिस इन माइंड कि सबसे पहले क्या आएगा, नेशनल फ्लैग आएगा ना ऑब्वियसली, उसके बाद ही तो बाकी की चीजें फॉलो करेगी। उसके बाद जब नेशनल फ्लैग आ गया, अब नेशनल फ्लैग कहाँ चाहिए, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप आपको चाहिए। देखो कॉमनवेल्थ मेंबरशिप उन्होंने रेक्टिफाई की थी मई 1949, कीप दिस इन द माइंड। ओके, सो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप जब आप रेक्टिफाई करोगे तो आपको फ्लैग की जरूरत है ना, तो फ्लैग पहले आएगा, राइट। तो फ्लैग 1947 में आ गया था 22 जुलाई को, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। तो आज जो इंडिपेंडेंस चाहिए तो उन्होंने ट्राई कलर जवाहरलाल नेहरू ने वहां पे उसको किया था। ठीक है, फहराया था झंडा वहां पे लाल किले पे, तो उसके लिए ऑब्वियसली ट्राई कलर की जरूरत थी, राइट, तिरंगे की जरूरत थी, राइट। तो उसके बाद कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को उन्होंने इंडिया ने रेक्टिफाई किया, तो आप याद रखिए 1949 में किया। और उसके बाद आप सबसे बात याद रखिएगा, अब देखो क्योंकि हम 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, ठीक है, उसके लाइक मोस्ट ऑफ प्रोविजंस हो गए और बहुत कम प्रोविजंस 26 नवंबर 1950 को 1949 को हो गए थे, उसके क्या बोलते हैं इन्फोर्सेबल।
बट जो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस वर इनफोर्सिबल ऑन द डेट 26 जन 1950 हुआ था, तो उससे 2 दिन जस्ट उससे 2 दिन पहले हमने क्या किया, हमने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया। तो ठीक है, जन गण मन जो आज का है, तो नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट कर लिया और प्रेसिडेंट प्रसाद को बना दिया, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आप याद रखिएगा, डेट को आप याद रखना कि नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, जो प्रेसिडेंट प्रसाद जो हमारे थे, उन तीनों को हमने कब इलेक्ट किया है, कब कब सिलेक्ट किया है, वो है जैन 24 1950। तो आप इसका ऑर्डर याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट डेट आपसे नहीं पूछेंगे प्रीलिम्स, बट ऑर्डर आपको याद रखना। सबसे पहले आप याद रखिएगा, ऑब्वियसली आजाद जो आप लाल किले पे आपको झंडा फहराना है, तो झंडे की जरूरत होगी, तो उससे पहले झंडा अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद हमने कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को रेक्टिफाई किया। उसके बाद 3 चीज कर ली एक ही दिन पे, नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया, सेकंड नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट कर लिया, थर्ड प्रेसिडेंट जो प्रसाद है उनको हमने इलेक्ट कर लिया, सिंपल। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हो, हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी 2000 आई थिंक 23 में क्वेश्चन एक्चुअली पूछा था कि एक्चुअली गलत डाटा दे रखा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 26 नवंबर 1949, वैसा कुछ था, राइट। ठीक है, तो गलत एक्चुअली में डाटा, बट आपको याद रखना है कि कौन सी असेंबली कब कब इस्टेब्लिश की गई थी, वो थी अगस्त 1947 को। ठीक है, आप याद ही रखना है कि जब हमारा इंडिया जो हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, उसी उसी मंथ में हमने ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया है। ठीक है, याद रखिए। और इसके जो मेंबर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे, इसको तो बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने अच्छे से ट्रिक बनाई, आप याद रखने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपको याद रखना। सो आपको ये तो पता ही है हम सबको कि डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो याद, ये तो याद रह जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर गोपाला स्वामी अयंगर, फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर एन माधव राव, फिर टी कृष्णाचारी, और एक है 6th के मुंशी, और 7th सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो आपको याद क्या रखना, देखो मैंने क्या ट्रिक अप्लाई किया, याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। अम्बेडकर आपको सबको पता है चेयरमैन थे, उसको उनको तो ऑब्वियसली हमें पता ही होगा, याद रह जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। याद इनको करना, बाकी जो 6 डेस्ट है ना, 7 मेंबर की कमेटी थी, तो उसमें जो 6 टेस्ट है उनको याद करना पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा, श्री कृष्ण को आप गोपाल भी बोलते हैं हम लोग, उनको कृष्ण बोलते हैं, उनको माधव भी बोलते हैं, उनको कृष्ण बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद क्या रखेंगे, गोपाल, गोपाल मतलब कृष्ण का नाम है, दूसरा नाम है श्री कृष्ण का, तो गोपाल हो गए। तो ठीक है, और सेकंड के अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, कृष्ण, फिर से कृष्ण आ गए। ठीक है, और फिर माधव, माधव उनको भी माधव बोलते हैं श्री कृष्ण को। और क्या बोलते थे वो, वीटी कृष्णाचारी। देखो एक तो थे वीटी कृष्णाचारी, वो क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे किसके, क्वेश्चन असेंबली के। इसके साथ कौन थे, वीटी कृष्णाचारी के साथ थे एस.सी. मुखर्जी। ठीक है, आप याद रखिएगा कि वीटी कृष्णाचारी, बट ये टीटी कृष्णाचारी, वो थोड़े डिफरेंट है, वहां पे वीटी थे और ये टीटी कृष्णाचारी है। तो श्री कृष्ण के 4 नाम आपको याद रखने, गोपाल, कृष्ण स्वामी, सॉरी कृष्ण, माधव और कृष्ण, फिर से। ठीक है, आपको यह 4 नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि टीटी कृष्णाचारी, वीटी कृष्णाचारी थे, वी मतलब वाइस प्रेसिडेंट, याद रख लेना। टी मतलब, टी का मतलब याद नहीं रखना, वीटी हो गई तो टीटी अपने आप ही क्या हो जाएंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हो जाएंगे। और के मुंशी, अब देखो हमें कितने याद कर लिए, डॉक्टर अम्बेडकर में याद है, गोपाल स्वामी अयंगर याद हो गया, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर याद हो गया, अय्यर, एन माधव राव याद हो गए, टीटी कृष्णाचारी हमें याद हो गया, क्योंकि 4 कृष्ण के जो सिनोनिम है, ठीक है, उनके वर्ड के, उनके श्री कृष्ण के वर्ड के सिनोनिम है, ठीक है, नेम के। तो गोपाल, कृष्ण, माधव और कृष्ण, ये 4 याद हो गई। पीछे पीछे 2 दिन, अब क्या देखो, ये 2 इजीली आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे, देखो के मुंशी आपको पता है, के मुंशी ही वाज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड मेंबर, ही वाज वेरी एजुकेटेड पर्सन। ओके, तो आपको याद रखना है कि के मुंशी थे मेंबर एक्चुअली, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। और शेर सादुल्ला, ये आप एक नाम आप याद रख लेना। ठीक है, कैसे भी करके इसको याद रख लेना, प्लीज बोलना मत इसको। तो आप मेरे साथ रिकॉल करिएगा आंख बंद करके कि सबसे पहले तो अम्बेडकर में याद पता ही है, उसके बाद कौन थे, उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर थे, उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, उसके बाद एन माधव राव, और उसके बाद टीटी कृष्णाचारी। ठीक है, तो 4 श्री कृष्ण के जो नेम है श्री कृष्ण के, उनके पर्यवाची हो गए, के मुंशी और सैयद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला जो थे, वो भी 2 अदर मेंबर्स थे। तो आप याद रखिएगा, ये 7 मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मतलब फिल्म्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि कंप्लीशन जब कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ, कब बने कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता ही है 26 नवंबर 1949 को, जैसे हमने डिस्कस किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। और कुछ सम ऑफ द प्रोविजंस हैव बीन इम्पोज्ड फ्रॉम दिस डेट आल्सो, जैसे इलेक्शन वगैरह है, उन सब के तो प्रोविजन इसी डेट से इन्फोर्सेबल हो गए थे। और इस डेट को उन्होंने सबने साइन सिग्नेचर वगैरह किए। तो कितने मेंबर वहां पे अवेलेबल थे, देखो टोटल मेंबर उस टाइम कितने बचे, 299 बचे थे। ठीक है, हमने ऊपर देखा है, अगर आप भूल गए तो मुस्लिम मेंबर्स के अगर आप मेंबर्स को माइनस करोगे, मुस्लिम लीग के, तो 299 मेंबर्स बचेंगे। ठीक है, तो देखो उस टाइम कितने मेंबर अवेलेबल थे जब सिग्नेचर हो रहे थे लास्ट इस डॉक्यूमेंट पे, कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट पे, तो 284 मेंबर्स वर अवेलेबल। और फर्स्ट फर्स्ट जब मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको कितने मेंबर ने अटेंड किया, 211 मेंबर्स ने। ठीक है, याद रखिएगा। और टोटल मेंबर्स कितने थे, 389, विच इज प्रोविंस से कितने थे, आप याद रखिए कितना, 292 आई थिंक, और उनसे थे
वन मिनट, लेट मी चेक इट आउट अगेन। 296 और 93, ठीक है। मतलब काफी कंफ्यूजिंग, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डाटा है तो आप ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी हो रहा हूँ, आप भी हो जाओगे, बट आपको रफली आइडिया रखना है कि कितने मेंबर वापस बचे थे, ठीक है। 299 वापस बचे थे टोटल। सबसे पहले कितने 389 थे, और फर्स्ट मीटिंग में कितने अटेंड किए थे, लास्ट मीटिंग कितने अटेंड किए। तो फर्स्ट मीटिंग में 211 अटेंड किए, 11 अटेंड मेंबर किए थे, और लास्ट मीटिंग जो हुई थी 26 नवंबर 1949 को, उसमें 284 मेंबर्स ने अटेंड किया था उस मीटिंग को, ठीक है। और देखो अब इसमें देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसमें कितने आर्टिकल थे आप बताइए। 395 आर्टिकल थे उस टाइम पे, ठीक है। 8 शेड्यूल थे और प्रीएम्बल था। इसको प्रीएम्बल को लास्ट में ऐड किया गया था, सबसे जब कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया था उसको लास्ट में ऐड किया था, ठीक है। कीप दिस थिंग इन द माइंड, इट वाज एडेड एट द लास्ट, ओके ओके। तो आपको पता ही हो तो कि 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। 1949 को मेंबर्स को आप याद रखिए 284 मेंबर्स अटेंड किया था उस दिन लास्ट मीटिंग में, और 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल होते हैं, प्रीएम्बल को लास्ट में ऐड किया था, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक्चुअली में कितनी असेंबली होती है, ठीक है। उनमें से बहुत सारे जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एंड इवन एक्सपर्ट्स, मेन एक्सपर्ट्स हैव क्रिटिसाइज्ड, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। वो क्यों किया, देखो सिंपल, उन्होंने कौन सी क्रिटिसाइज दिया। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है, तो अभी हमने जैसे ऊपर देखा था कि उन्होंने बोला, जैसे हमने देखा कि वो पार्टी इलेक्टेड थी और पार्टी नॉमिनेटेड थी। आप समझो कि कुछ किसी रूलर ने किसी बंदे को, किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट किया तो इलेक्टेड तो नहीं है, राइट। वो इट इज नॉट शोइंग द विल ऑफ द पीपल, राइट। सो इट वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, सिंपल फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड है सोवरेन बॉडी। देखो हमने क्या पढ़ा, सोवरेन बॉडी उन्होंने बोला, जो भी मतलब क्रिटिसिज्म की क्रिटिक्स ने क्या बोला कि सोवरेन बॉडी क्यों थी, क्यों नहीं थी, इसका रीजन ये था कि बिफोर 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, तो उससे पहले जो मीटिंग्स होती थी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की मीटिंग सीटिंग्स होती थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से होती थी, ठीक है। सो इट वाज नॉन सोवरेन। आफ्टर द इंडिपेंडेंस एक्ट इट बिकम सोवरेन बॉडी। हमने ऊपर देखा भी, आप अगर आप याद करिएगा, देखो यार कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर उसका चेंज किया होता इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद, ये फुली सोवरेन बॉडी बन गई उसके बाद। उससे पहले क्या थी, नॉन सोवरेन बॉडी थी, राइट। इट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ उनकी सिटिंग्स, उनकी परमिशन से, ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिशन से ये उसकी सिटिंग होती थी। सेकंड है कि थर्ड है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत थी। मैंने पहले भी बोला है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर, इट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो उसको प्रिपेयर करने में ओनली कितने लगे थे, 4 मंथ्स लगे थे, जबकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमें कितना टाइम लगा, अराउंड 3 इयर्स, राइट। 2 इयर्स 11 मंथ्स 18 डेज लगे थे, अराउंड लगभग आप करो राउंड फिगर में 3 इयर्स लगे, राइट। तो इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए इट वाज क्रिटिसाइज्ड। थर्ड है कि इट वाज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। अब आपको पता ही है उस टाइम कांग्रेस वाज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर फ्रॉम द कांग्रेस इटसेल्फ। तो ऑब्वियसली अदर जो रीजनल पार्टीज थी उनको क्या रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला इतना ज्यादा, ठीक है। तो ये भी था। फिफ्थ है कि लोअर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे वो मोस्ट ऑफ जो थे वो क्या थे, वो एक तो पॉलिटिशियन थे, उसके साथ लोअर भी थे। जैसे सरदार पटेल की बात कर लीजिए, आप जवाहरलाल नेहरू की बात कर लीजिए, ठीक है। इवन दो गांधी जी वर नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बट ही वाज ए लॉयर, ठीक है, और पॉलिटिशियन भी थे। तो अदर और भी जैसे मौलाना अब्दुल कलाम थे, अबुल कलाम थे, वो भी क्या थे, और बहुत सारे लोग मतलब क्या थे, इवन डॉक्टर अम्बेडकर ही वाज आल्सो लोअर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। तो आप अगर देखोगे तो क्या आपको पता चलेगा, आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है इट्स वेरी वेरी टफ, इट्स यानी मतलब आप लोअर जैसे इवन जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है, आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट जो आर्टिकल में इट्स वेरी टफ टू इंटरप्रेट, ओके। उसके कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, तो इट्स वेरी टफ लैंग्वेज, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग, दे हैव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डोमिनेशन बाय द लोअर पॉलिटिशियन, ठीक है। थर्ड सिक्स्थ है वो है कि डोमिनेटेड बाय हिंदूज। हाँ, ये भी था क्योंकि देखो इस टाइम पे क्या था, जो मोहम्मद जिन्ना थे, वो जो मुस्लिम मीम्स थे, जो मतलब हेड थे एक तरह से, उन्होंने वहां पे उसको बाइकआउट किया बोलते असेंबली का, ठीक है, उस टाइम जब बनी थी तब। तो उन्होंने जो मुस्लिम्स जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने उनको मतलब हटा दिया, मतलब उनको अपने साथ ले गए। तो मेजरली इट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ठीक है। तो इसमें अदर जो माइनॉरिटीज है जैसे मुस्लिम्स है, सिख्स है, क्रिश्चियंस है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो भी बहुत कम था, और मोस्टली मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम हिंदू रिलीजन, राइट। So that is also that's why it's also being criticized, right? अब आपको कुछ और फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता रही। तो एक आप याद रखिएगा, एलिफेंट जो था वो सिंबल था इसका, ठीक है। कौन सी असेंबली का सिंबल क्या, एलिफेंट था, ठीक है, याद रखिएगा। और जो बी एन राव थे वो इसके लीगल एडवाइजर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। बी एन राव बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल इंसान है, ठीक है। तो बी एन राव क्या थे, लीगल एडवाइजर, ठीक है, एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और एच बी आर अयंगर वो थे क्या, सेक्रेटरी थे कुछ असेंबली के। आप याद रखिए, बी एन राव को आपको याद रखना ही है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मेंबर थे, बहुत ज्यादा एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड पर्सन थे, ठीक है, बहुत रिस्पेक्टेड थे। और दो इनका नाम इतना ज्यादा नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, बट इनको इनकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में, ठीक है। तो ये थे। तो एच बी आर अयंगर वो क्या थे, सेक्रेटरी थे, ठीक है, आप याद रखिएगा, एच बी
HVR अयंगर वाज सेक्रेटरी, ठीक है, अगर पॉसिबल हो सको तो। अब एस एन मुखर्जी कहते क्राफ्टमैन थे। अब आप इतना डीप से नहीं पूछते जनरली, बट बाई चांस इतना डेप्थ में चली भी जाए फैक्चुअल पे, तब थोड़ा बहुत आइडिया रखिए कि एस एन मुखर्जी तो भी क्राफ्टमैन, उन्होंने कैलीग्राफी वगैरह किया था, ठीक है। तो आप क्राफ्टमैन थे। और प्रेम बिहारी, देखो प्रेम बिहारी जो थे वो इंग्लिश जो उसका वर्जन उसके कैलीग्राफर थे। वो वसंत कृष्ण बिहारी, वसंत कृष्ण वेदी, वो थे हिंदी जो वर्जन था कॉन्स्टिट्यूशन उसके, क्या थे, कैलीग्राफर थे, ठीक है। तो आप क्या एस एन मुखर्जी आप याद रखिए क्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूशन के नोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के थे। प्रेम बिहारी इंग्लिश वर्जन जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके कैलीग्राफर थे। और वसंत कृष्ण वेदी वो हिंदी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्जन उसके क्या थे, आपके वो थे कैलीग्राफर थे। और एक लास्ट जो टॉपिक ये बचा है यहाँ पे देखो कि Constitution obviously was written originally written in English language as we all know, और we should know हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन किसमें लिखा गया था। सबसे पहले वो लिखा गया था इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। बट जब टाइम व्हेन टाइम पास, तो लोगों को ये फील हुआ कि यार हिंदी में भी होना चाहिए इसका, ठीक है, क्योंकि अराउंड मोर देन 40% पीपल इन इंडिया स्पीक और उनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज वो क्या हिंदी है, राइट। तो तो अब इसके लिए हिंदी लैंग्वेज में भी तो होना चाहिए, राइट। तो उन्होंने क्या किया, इस टाइम राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, लेट राजीव गांधी गवर्नमेंट थी उनकी। तो 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक लाए थे 1987 में लेके थे। तो उसमें एक आर्टिकल उन्होंने इंसर्ट किया, वो था 394A, ठीक है। कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया, आप आर्टिकल नाम याद रखिए, क्योंकि इस बार 2024 में भी यूपीएससी ने आर्टिकल भी पूछे हैं, मतलब सारे तो नहीं, वो मेजर आर्टिकल्स पूछे हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी ट्रांसलेशन विल बी ऑथेंटिक। तो उसको इन्होंने रखा कि आर्टिकल 394A, ठीक है। पार्ट कौन सा आप याद रखिएगा, पार्ट है 22, ठीक है, याद रखिएगा। तो हिंदी ट्रांसलेशन ऑथेंटिक है, कौन से एक्ट के थ्रू किया गया था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था, वो था 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987। और आर्टिकल कौन से इसमें इंसर्ट किया, इंक्लूड किया, वो था नया आर्टिकल एड किया, वो था 394A। कौन से पार्ट में, पार्ट था आपका ऑब्वियसली 22। सो गाइस हमने जो लक्ष्मीकांत जो बुक है उसकी फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर है मेकिंग ऑफ द क्वेश्चन, उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने ये मतलब एक पेज पढ़ लिया है, ठीक है, आई थिंक लक्ष्मीकांत में बहुत 3-4-5-7 पेज होंगे इसके, मैंने इसको 1 में उसको कंक्लूड कर लिया और ये ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट डाटा हैज बीन हियर, राइट। तो आप इसको रिवाइज करिए बार-बार, इट्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू रिवाइज, ओके। सो या थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम, we will meet in the next lecture, okay. So thank you guys for your time, take care, bye bye.